मौजूद है। देखिए मौके का जायजा लिया क्योंकि इस वक्त चारों तरफ खुशी का माहौल है। द्रौपदी मुर्मू की जीत का जश्न जो कि अभी नतीजों के तौर पर आधिकारिक तौर पर भले ही नहीं आया है, लेकिन किस तरह से वहां जश्न का माहौल है आप देखिए। इस वक्त मेरी मौजूदगी ओडिशा के मयूरभंज जिले के ऊपर बेड़ा गांव में है। यही वो गांव है, यही वो मकान है जहां पर द्रौपदी मुर्मू का जन्म हुआ, यही वो उनकी जन्मस्थली है। ये घर जहां पर वो रहा करती थी, जहां पर उनका जन्म हुआ है, ये मकान इस वक्त आपको बेहद चमकदार दिख रहा होगा, लेकिन गरीबी का दंश यहीं पर रहकर उन्होंने झेला और उस दंश को शब्दों में बयान तक नहीं किया जा सकता है क्योंकि संथाल आदिवासी समुदाय से वो आती है और गरीबी इस तरीके से उनके बचपन में, उनके जीवन में रही कि बड़े बड़े सपनों को देखना भी बहुत मुश्किल हुआ करता था। लेकिन इस वक्त मेरी मौजूदगी उनके घर में है, बहुत से रिश्तेदार उनके यहाँ पर मौजूद हैं, उनके परिवार वाले मौजूद हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे। इस वक्त ये घर के भीतर की तस्वीर आप देख लीजिए, ये अंदर की तस्वीर है। यहीं पर रहकर द्रौपदी मुर्मू ने अपना बचपन यहाँ पर व्यतीत किया, यहीं पर रहकर उन्होंने अपने जीवन के बड़े बड़े सपनों को बुना, न केवल बुना बल्कि उन सपनों को साकार भी किया। हालांकि कहा यह भी जाता है कि उनके घर में यमदेव का आना जाना लगा रहता था क्योंकि अपने ही जीवन में उन्होंने अपने बच्चों की मौत को देखा, अपने पति की मौत को देखा और ऐसे में अब ये कहा जा रहा है कि जब उन्हें राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया गया तो ऐसे में उनके जीवन में एक नया उत्साह आ गया है। सर, जश्न की तैयारी पूरी है, कैसे जश्न मनेगा आज? बहुत अच्छा से बनाएंगे जश्न। अच्छा, द्रौपदी मुर्मू के बारे में सर आप बताइए, कैसी वो थी, कैसे उनका बचपन व्यतीत हुआ, कैसे यहाँ पर रहा करती थी, क्या पसंदीदा चीज़ है उनकी? वो उनका तो पैदा यहीं पर हुआ था, यही घर में। अच्छा। और पहले तो पुआल का घर था, अभी एस्बेस्टर वगैरह हो चुका है तो उनका पढ़ाई यहीं पर हुआ था। यहाँ पर प्राइमरी स्कूल है, उसी पर उसका पढ़ाई हुआ था, क्लास 1 से 6-7 तक। उसके बाद वो भुवनेश्वर चले गए हाई स्कूल के लिए। 1997 में पार्षद के तौर पर उन्होंने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की और फिर उसके बाद बुलंदियों की तरफ वो आगे बढ़ती हुई नजर आई। लोगों की आंखों में चमक है और इसी उम्मीद के साथ प्रार्थनाओं का दौर जारी है कि अब ऊबर बेड़ा गांव की तस्वीर और तकदीर बदलेगी। उस गांव की तस्वीर आप देख रहे थे, उस गांव में जश्न मनाया जा रहा है और बने भी क्यों ना, क्योंकि किस तरीके से द्रौपदी मुर्मू का पूरा जीवन संघर्ष भरा रहा है, कैसे अपनों का साथ भी छूटा लेकिन फिर भी वो उस मुश्किल समय से बाहर निकल कर आई और झारखंड में एक अच्छे पद पर भी रही। राज्यपाल का पूरे 5 साल का कार्यकाल उन्होंने पूरा किया। हमारे साथ में हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं और उनसे भी हम जानकारी ले रहे हैं। विक्रांत सर हमें लगातार जानकारी दे रहे हैं कि किस तरीके से आगे चीजें ले जाएगी। और सपना, जिस संघर्ष का जिक्र आप यहाँ पर कर रही थी उसे समझना बहुत जरूरी है। सिर्फ आदिवासी चेहरा कहकर हम इसे एक सियासी मोड़ पर लाकर खड़ा नहीं कर सकते। विक्रांत, क्या आपको लगता है, क्योंकि जो सफर उन्होंने अपने प्राथमिक शिक्षा से लेकर शुरू किया, जहां पर बुनियादी सुविधाएं भी दूर दूर तक नजर नहीं आती थी, फिर माध्यमिक शिक्षा उनकी जिस तरह से रही, फिर रमा देवी विश्वविद्यालय जो आज के टाइम में एक यूनिवर्सिटी, बड़ी यूनिवर्सिटी के तौर पर है, वहां पर पहुंचना और वहां से एक सफर की शुरुआत, शिक्षिका के तौर पर शुरुआत और फिर सियासी करियर के तौर पर शुरुआत, इन सभी पहलुओं को देखना कितना जरूरी हो जाता है। देखिए, बहुत प्रेरणादायक उनका जीवन रहा है क्योंकि अभी हमारी सहयोगी रितिका भी दिखा रही थी, उनके गांव का दृश्य दिखा रही थी। निश्चित तौर पर उड़ीसा के लिए और जिस समाज से द्रौपदी मुर्मू आती हैं उस पूरे समाज के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि वहां से निकल करके एक महिला देश के सबसे सर्वोच्च पद पर जाकर बैठती है। बिल्कुल वहां से निकल करके राज्यपाल का सफर तय करना, उससे पहले मंत्री वहां पर रहना अपने राज्य में, उसके बाद राज्यपाल बनना और आज महामहिम की कुर्सी तक वो जाते हुए दिखाई दे रही है। एक बड़ा राजनीतिक सफर उन्होंने तय किया है, लेकिन ये उसके पीछे का जो संघर्ष है वो भी ये दिखाता है कि आदिवासी समाज से निकलकर एक महिला इस बड़े पद तक पहुंच सकती है तो निश्चित तौर पर देश में, समाज में एक बड़ा इसका राजनीतिक संदेश भी जाएगा। और यही कारण है कि जो उड़ीसा की अगर हम बात करें तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने तो समर्थन दिया ही, उनके बगल में झारखंड मुक्ति मोर्चा झारखंड है, जहां के जो इस समय सत्ताधारी दल है उनकी पूरी राजनीति आदिवासी समाज पर है, उसी पर निर्भर करती है। तो उन्होंने सबसे पहले कहा कि हम इनका समर्थन करेंगे। तो ये तमाम चीजें ऐसी रही कि उनके आदिवासी समाज से आने के कारण, महिला होने के कारण कई राजनीतिक दलों के लिए मजबूरी भी बन गया उनका साथ देना। वो उससे अलग नहीं हो सकते थे क्योंकि उन्हें पता था कि अगर इस समय उन्होंने द्रौपदी मुर्मू की खिलाफत की तो ये एक गलत संदेश जाएगा समाज में और इससे बचने के लिए उन्होंने द्रौपदी मुर्मू का समर्थन किया। तो ये साफ अब दिखाई दे रहा है कि कुछ ही घंटों की बात है और उसके बाद द्रौपदी मुर्मू हमारे इस तरफ देश की संसद है और सामने हमें राष्ट्रपति भवन है, साउथ ब्लॉक से होकर के रास्ता निकलता है। तो अब कुछ ही देर की बात है कि जब यह ऐलान किया जाएगा कि देश की अगली महामहिम द्रौपदी मुर्मू होने जा रही है।
अपना आप सवाल पूछे उससे पहले, क्योंकि सियासी सफर को हमारे सारे सहयोगी बहुत बखूबी यहाँ पर बता रहे हैं कि निजी जीवन का भी बहुत दिलचस्प किस्सा है, क्योंकि वो शिक्षिका यहाँ पर रही हैं और बतौर शिक्षिका जब वो बच्चों को पढ़ाती थी, कहा जाता है कि जब बच्चों को कुछ समझ नहीं आता था तो बच्चे उनके घर पर भी आते थे और उस दौरान भी जब आप एक्स्ट्रा पढ़ाई करवाते थे तो जो पैसे हैं वो लिए जाते थे, लेकिन कभी भी द्रौपदी मुर्मू ने किसी भी बच्चे को पढ़ाने के लिए फीस नहीं लिया, चार्ज नहीं लिया, भले ही उनकी आर्थिक स्थिति जैसी भी रही हो, लेकिन पढ़ाने को लेकर, शिक्षा देने को लेकर उन्होंने इसे अपना कर्म और धर्म दोनों ही समझा और दोनों ही यहाँ पर बखूबी निभाया। अगर ये सियासत भी है विक्रांत, तो ऐसी सियासत की जरूरत है जिसमें आप ऐसे उम्मीदवारों को लेकर सामने आए जो कभी ऐसे इलाकों से आए, दुर्गम इलाकों से आए, उन्होंने मजबूरियों को देखा है और आज जब वो इतने बड़े पद पर बैठेंगे, सबसे बड़े पद पर, तो निश्चित तौर पर उन चीजों को समझकर एक तस्वीर बनाएंगे। देखिए, राजनीतिक दल अगर अपने फैसलों के पीछे अगर राजनीति नहीं रखेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं रहता। ये बात, इस पर कोई बहस नहीं होती। हर फैसला जो है वो राजनीतिक कारणों से लिया जाता है, लेकिन अगर कोई फैसला लेने के बाद उसके पीछे एक बड़ा संदेश भी जाता है और समाज में ऐसे समाज को मुख्य धारा में लाने की एक प्रेरणा मिलती है जो अभी तक माना जाता है कि समाज के एक वर्ग से पीछे रह गया है, तो निश्चित तौर पर उस फैसले का स्वागत होना चाहिए। वो दौर याद आ रहा है जब अटल जी ने एपीजे अब्दुल कलाम का नाम जब सामने रखा तो अच्छे चौंक गए थे। मुस्लिम उम्मीदवार थे, एक बड़े साइंटिस्ट थे और एक ऐसा चेहरा थे जो किसी धर्म में नहीं पड़ते थे। देखिए, उस समय जब अब्दुल कलाम साहब का नाम सामने आया था तो एक बड़ा एकदम सब अचरज में पड़ गए थे कि कैसे अटल जी ने नाम सोचा। विपक्ष ने भी उनको सबको समर्थन दिया, लेकिन उसके बाद अगर हम देखें, रामनाथ कोविंद की जब बीजेपी ने नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद ऐलान किया तो विपक्ष इस मामले में साथ नहीं आया। इस बार भी ऐसा हुआ कि विपक्ष को साथ लाने के लिए बीजेपी ने एक बड़ी मुहिम जारी की। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, इन सब ने तमाम राजनीतिक दलों से बातचीत की, लेकिन कुछ दल साथ में आए, कुछ ऑन बोर्ड दिखाई दिए, लेकिन कुछ बिल्कुल लौटेंगे विक्रांत, क्योंकि जो तस्वीरें इस वक्त आ रही है वो भी आज पूरा हिंदुस्तान बहुत गौर से देख रहा है, क्योंकि द्रौपदी मुर्मू के परिवार में इस वक्त जश्न का माहौल है। दरअसल जैसे ही 20 जून को, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 20 जून को उन्होंने अपना जन्मदिन यहां पर मनाया और 21 जून को उनके नाम का जैसे ही ऐलान कर दिया गया तो बताया जा रहा है कि दिल्ली से करीब 1600 किलोमीटर दूर मौजूद उनका पूरा परिवार इस बात पर विश्वास ही नहीं कर पाया और उनके भाई का, उनके परिवार के सदस्यों का क्या कुछ कहना है ये आप सुने। बस आज तो ऐसे भी खुशी का माहौल है। आज का दिन नहीं, जब से मतलब दीदी का नाम डिक्लेयर हुआ तभी से खुशी का दिन चालू है। मतलब डेली हम लोग जश्न मनाते रहता है। आज तो उससे भी ज़्यादा खुश है और हम लोग घर का आदमी होके तो हम लोग को तो खुशी है, मगर ये माहौल मतलब सब आदमी का खुशी, बहुत शहर में बहुत खुशी है। तो देखा आपने, उनके भाई को सुना और निश्चित तौर पर ये उनके लिए खुशी का पल है, क्योंकि इस पूरे उसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी कि कभी द्रौपदी मुर्मू, यूं तो हमने देखा कि एक अच्छे विधायक का भी उन्हें सम्मान मिला, वो 5 साल तक राज्यपाल भी वहां पर रही, एक अच्छी छवि की नेता रही हैं, लेकिन इस बड़े पद तक पहुंचेंगे। ये द्रौपदी मुर्मू ने भी कहा था जब उन्हें उम्मीदवार के तौर पर बताया गया कि एनडीए उन्हें उम्मीदवार बनाएगी, उन्होंने भी नहीं सोचा था, क्योंकि 20 नाम थे और उन 20 नामों में से ये एक नाम सामने निकाला गया, तब द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति की उम्मीदवार बनती है एनडीए की। ऐसे में ऋतिका हमारे साथ हमारी सहयोगी और जुड़ रही है, उनका रुख करते हैं। ऋतिका हमारे साथ में है, जैसा कि सपना ने भी आपको बताया और ऋतिका की वो रिपोर्ट भी हमने देखी किस तरह से खुशी का माहौल है। ऋतिका, ओवर टू यू। हम चाहेंगे आपकी आंखों के जरिए इस वक्त हम देखें कि किस तरह से जश्न का ये पूरा माहौल, जीत पर अभी आधिकारिक मुहर लगनी बाकी है, लेकिन सभी को उम्मीद है कि 100% से भी ज्यादा अगर कुछ होता है तो जीत द्रौपदी मुर्मू के हाथ ही लगेगी। बिल्कुल सबीना, सपना आप ठीक कह रहे हैं, जीत सुनिश्चित मानी जा रही है और ऐसे में कहा जा रहा है कि एक रिकॉर्ड तोड़ जीत इस बार एनडीए के उम्मीदवार यानी कि द्रौपदी मुर्मू की होने वाली है। लेकिन इस वक्त मैं पहाड़पुर में मौजूद, पहाड़पुर जो कि द्रौपदी मुर्मू का ससुराल है, यहीं पर ही श्याम चरण मुर्मू के साथ उनकी शादी हुई थी 1980 में। हालांकि जिस जगह में मौजूद हूँ ये वो स्कूल है, वो विद्यालय है जो कि द्रौपदी मुर्मू ने बनवाया है और यहीं पर बच्चे जो है अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाते हुए नजर आते हैं। लेकिन आज क्लासेस नहीं लग रही है क्योंकि तमाम जो बच्चे हैं वो इस वक्त जश्न मनाते हुए डूब रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको तस्वीरें दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये 3 मूर्तियां यहाँ पर लगवाई गई है क्योंकि आपको याद होगा कि किस तरीके से उनके जीवन में दुखों का पहाड़ टूटा। उन्होंने अपने बच्चों की मौत को देखा, अपने पति की मौत को देखा और उन्हीं की याद में ये 3 मूर्तियां यहाँ पर बनवाई गई है, अपने बड़े बेटे, अपने छोटे बेटे और 2014 में जिस तरीके से उनके पति की मौत हो गई थी। और ऐसे में ये जो पूरी की पूरी जमीन थी ये उनके परिवार की जमीन थी, लेकिन फिर उन्होंने इस जमीन को दान दे दिया और यहाँ पर स्कूल की शुरुआत की गई। बहुत सारे बच्चे भी
मौजूद है जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर सेलिब्रेशन की तैयारी है, किस तरीके से वो द्रौपदी मुर्मू का स्वागत करने के लिए आतुर होते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे पहले बच्चों, मैं तो आपसे यही जानना चाहूंगी कि आपको पता है कौन है द्रौपदी मुर्मू? जी, वो इस देश के होने वाले राष्ट्रपति हैं। क्या क्या तैयारियां चल रही है, क्योंकि आज तो देखिए प्रार्थनाओं का दौर है, जश्न मन रहा है और लोग यही कह रहे हैं कि द्रौपदी मुर्मू जीतने वाली हैं, देश की अगली राष्ट्रपति होंगी। तो किस तरीके से माहौल है यहाँ पर, क्या कहेंगी आप? देखिए अभी बहुत सारी बातचीत मेरे से ये बच्चे कर रहे थे, लेकिन अब कैमरा ऑन होते ही थोड़ा सा शर्मा रहे हैं। आप कुछ बताएंगी द्रौपदी मुर्मू के बारे में, कौन है, कैसे आप जानती हैं? द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति है। मैं बहुत खुश हूँ। आपने सोचा था कि द्रौपदी मुर्मू ने जो स्कूल बनवाया है वहाँ पर आप पढ़ रही हैं, अपने सुनहरे भविष्य को बुन रही हैं, तो किस तरीके से यहाँ पर आज जश्न की तैयारी है, टीचर्स किस तरीके से आपको पढ़ाती हैं, क्या बताती हैं? जी, आप बताइए। टीचर सब कहते हैं कि बच्चे लोग तुम अच्छे से पढ़ाई करना और जीरो से हीरो बनना। हाँ। और यहाँ पर हम बहुत सब खुश है, हम चाहते थे कि दीदी राष्ट्रपति हो जाए और यहाँ पर बहुत धूमधाम से, मतलब कब से आप पढ़ रही हैं? 9th क्लास से। जी। और अभी कौन सी क्लास में आप? चलिए ठीक है, बच्चों से बातचीत करेंगे, टीचर्स भी हमारे साथ मौजूद है, इनसे जान लेते हैं कि किस तरीके से बच्चों की पढ़ाई वो करवाते हैं। लेकिन सबसे पहले तस्वीरों के साथ साथ आप देखिए, क्योंकि यहाँ पर हर लोग इंतजार कर रहे हैं कि किस तरीके से द्रौपदी मुर्मू की जीत की आज औपचारिक तौर पर घोषणा की जाए। आप बच्चों को पढ़ाती हैं? नहीं। आप क्या काम करती हैं यहाँ पर? पढ़ाते हैं आप? हाँ जी, बताइए। अभी हिंदी नहीं कोई नहीं, आप अपनी भाषा में बोलिए, हम समझ जाएंगे। और इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचाते हैं। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर हमारी महाकवरेज जारी है। जानकारी आप तक पहुंचा दें कि वोटों की गिनती अब शुरू हो चुकी है, यानी कि कुछ देर बाद नतीजे सपना यहां पर आ जाएंगे और आखिरकार उस वक्त का जो इंतजार यहां पर किया जा रहा है वो यहां पर पूरा हो जाएगा। बिल्कुल, वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। 11 बजे का समय दिया गया था, जिसके बाद गिनती शुरू हो गई है और ऐसे में सबसे पहले राज्य दर राज्य अल्फाबेटिकल ऑर्डर से जो है आपके सामने वोट रखे जाएंगे कि कौन से राज्य के मतपेटी खुली है और वहां से किसको जो है जीत मिली है। और यहाँ पर एक बड़ी चीज ये भी है सबीना, देखिए आमतौर पर हम देखते हैं कि जिसको सबसे ज्यादा संख्या बल मिलता है वो जीत जाता है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। राष्ट्रपति के चुनाव में सबसे बड़ी बात यही होती है कि आपके पास में वैल्यू कितना है, कि वोट वैल्यू कितना किसके पास रहता है, उसके हिसाब से जीत तय की जाती है। विक्रांत हमारे साथ, हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं क्योंकि वो हमें इस पूरे मुद्दे पर विश्लेषणात्मक तरीके से समझा पाएंगे। विक्रांत, इसका जिक्र मैं कर रही थी, आमतौर पर किसी भी चुनाव में हम देखते हैं कि किसके पास संख्या बल ज्यादा है वो जीत जाता है, लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में ये होता है किसके पास वोट वैल्यू ज्यादा है उसकी जीत होती है। देखिए बिल्कुल, राष्ट्रपति के चुनाव में क्योंकि सांसद भी वोट डालते हैं और राज्यों की विधानसभा के विधायक भी वोट डालते हैं। हालांकि जो विधायक हैं उनके वोट हर राज्य में अलग वैल्यू रखते हैं, क्योंकि राज्य की भौगोलिक स्थिति, कितना बड़ा राज्य है, कितने लोग उसमें है, पॉपुलेशन, इन सब चीजों को लेते हुए एक वोट की कीमत तय की जाती है। उत्तर प्रदेश का वोट है उसकी कीमत अलग होगी, नागालैंड का जो वोट है विधायक का उसकी वोट की वैल्यू अलग होगी। तो इसी हिसाब से वो सारी वोटिंग होती है। राज्यों में विधानसभाओं में विधायक वोट डालते हैं, उसके बाद वो सारे बैलेट बॉक्स दिल्ली में लाए जाते हैं, कुछ अलग अलग होते हैं। देखिए बिल्कुल, यहाँ पर दिल्ली में उसके बाद उन सारे वोट्स को लाया जाता है और यहीं पर पार्लियामेंट में एक जो काउंटिंग सेंटर होता है वहीं पर सारे मतपेटियां खुलती हैं। सारी जो मतपेटियां हैं अलग अलग राज्यों की विधानसभा से सब यहीं पर पहुंचती हैं और उसके बाद यहाँ पर काउंटिंग शुरू होती है। काउंटिंग सेंटर एक ही होता है जहाँ पर इस समय रुझान बता दिया जाता है। देखिए बिल्कुल बीच में बताया जाएगा, अंदर पार्लियामेंट के अंदर हम लोगों को ब्रीफ किया जाएगा। बाकायदा जो मीडिया के कैमरामैन हैं, वीडियो जर्नलिस्ट हैं, उनके पास बने हैं, उनको वहाँ जाने की परमिशन है ताकि वो वहाँ से शूट भी कर सके। और जिस समय वोटिंग चल रही थी तब भी पास बने थे, तब भी वो वहाँ पर जाकर शूट कर सकते थे। तो ये उम्मीद की जा रही है कि 2-2:30 बजे तक पूरा वोटिंग मतदान जो हुआ है उसकी पूरी गिनती कर ली जाएगी और एक बार अनुमान लगा करके, क्योंकि राज्यों के जो वोट है उनका जो वोटिंग वैल्यू है वो अलग अलग है, उसको पूरा कैलकुलेट करके नतीजा घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन आपको ये लगता है, क्योंकि इस बात पर भी कई सवाल खड़े हुए, लेकिन बहुत जरूरी है कि द्रौपदी मुर्मू को मिसाल के तौर पर लिया जाए, मूर्ति के तौर पर नहीं, क्योंकि जिस तरह से हम उनके सियासी सफर का तो जिक्र कर रहे हैं, लेकिन निजी सफर का अगर जिक्र करें, उन्होंने अपने जीवन साथी को खोया, उन्होंने अपने 2 बेटों की मौत का दर्द वहां पर झेला और उसके बाद भी उन्होंने अपने गांव को, अपने समाज को, अपने देश को दिल से अपनाया और आगे बढ़ती रही, इस दर्द से उभरती रही। कहा जाता है कि वक्त ऐसा भी था जब वो डिप्रेशन में आने वाली थी, लेकिन उन्होंने इस बात को समझा कि जिंदगी देश के नाम समर्पित होनी चाहिए। आपको लगता है बहुत जरूरी है समझना? देखिए सबीना, बहुत ही प्रेरणाशील उनका जीवन रहा है और द्रौपदी मुर्मू ऐसा नहीं है कि आपने आदिवासी समाज से किसी महिला को उठा करके महामहिम की कुर्सी तक पहुंचाने की कोशिश की है।
बिल्कुल सही। उनका व्यक्तिगत जीवन भी जिसकी आप बात कर रहे थे वो रहा, उसके बाद वो अध्यापिका भी आपने बताया दर्शकों को, उसके बाद अगर हम उनके राजनीतिक सफर की बात करें तो वो भी एक लंबा राजनीतिक सफर है। वो विधायक भी रही, वो मंत्री भी रही, उसके बाद वो गवर्नर भी रही, गवर्नर के बाद अब वो महामहिम के पद पर जा रही हैं। तो एक लंबा राजनीतिक जीवन भी उन्होंने सक्रिय राजनीति में भी अपनी भूमिका निभाई, अपने वर्ग के लोगों के लिए, अपने राज्य के लोगों के लिए उन्होंने एक बड़ी राजनीतिक भूमिका सक्रिय राजनीति में रहते हुए निभाई। और उसके बाद राज्यपाल के तौर पर उनका पूरा कामकाज रहा, जिसमें संवैधानिक पद पर बैठे हुए उन्होंने उस पद की गरिमा को साथ रखते हुए अपने जो कर्तव्य था उसका निर्वाह किया। और अब वो महामहिम की कुर्सी तक जा रही हैं। तो वो आदिवासी समाज से आती हैं, महिला हैं, लेकिन ये केवल ये कारण नहीं हो सकता कि हम उन्हें सिर्फ आदिवासी के तौर पर संघर्ष नहीं किया, आपने निजी जीवन में भी इतना संघर्ष है कि वो भी समझाने। देखिए बिल्कुल वो साफ दिखाई भी दे रहा है उनका पूरा जीवन। और विपक्ष इस तरीके के आरोप लगाता है कि रबर स्टैंप राष्ट्रपति और बाकी चीजों का आरोप, लेकिन वो सक्रिय राजनीति से होते हुए यहाँ पर पहुंची है, रही है, बिल्कुल रहते हुए वो यहाँ तक पहुंची है। बिल्कुल। रितिका हमारे साथ हमारी सहयोगी लगातार बनी हुई है सबीना, और उस जगह पर मौजूद है जहां से उस संघर्ष की पूरी कहानी शुरू हुई है, वो पटकथा पूरी लिखी गई। रितिका, आप खुद तस्वीरों को देख पा रही हैं, आधिकारिक मोहर नहीं अभी लगी है, लेकिन उससे पहले जश्न इसलिए मनाया जा रहा है क्योंकि ये तय माना जा रहा है कि द्रौपदी मुर्मू की जीत होगी। लेकिन वहां जब लोगों से बातचीत कर रहे हैं, वो आपके साथ में वो एक्सपीरियंस शेयर कर रहे होंगे कि द्रौपदी मुर्मू खुद भी इस बात पर यकीन नहीं कर पा रही थी कि वो राष्ट्रपति की उम्मीदवार वहां से बनाई गई है। बिल्कुल, जिस तरीके से 1997 में एक पार्षद के तौर पर, एक मामूली पार्षद के तौर पर जिस तरीके से उन्होंने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की और उसके बाद लगातार फिर एक के बाद एक बुलंदियों को छूती हुई नजर आई। 2015 से 2021 के बीच में वो झारखंड की राज्यपाल रही है और उसके बाद जिस घर में वो रही थी उस घर की तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि अभी इस वक्त हम द्रौपदी मुर्मू के ससुराल में मौजूद है। और जिस स्कूल को उन्होंने बनवाया था अपने पति और अपने बच्चों की याद में, उसी स्कूल में अब हजारों की संख्या में बच्चे पढ़ते हैं। यहाँ पर पूरी तरीके से सुविधाएं उन तक पहुंचाई जाती है। इसी स्कूल के हेडमास्टर मेरे साथ मौजूद है, उनसे हम बातचीत कर लेते, जान लेते हैं कि किस तरीके से आज जश्न का माहौल बनने वाला है, किस तरीके से यहाँ पर प्रार्थनाओं का दौर जारी है, क्योंकि जब से एनडीए की तरफ से द्रौपदी मुर्मू को उम्मीदवार घोषित किया गया है तब से ही